हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय, विवाह पर। सामान्य लोग सामान्य तर्क क्या समझते हैं और शास्त्रों में क्या समझ है, उसके आधार पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ डिस्कशन में है अच्युत कृष्ण प्रभु, जो इस्कॉन भोपाल में ब्रह्मचारी हैं, और कुछ स्टूडेंट्स और कुछ वर्किंग भी हैं, जैसे आदर्श मेहर जी, ये एम्स में डॉक्टर हैं और विवाहित हैं। और हमारे साथ हैं चेतन आत्मा, जो बीटेक के स्टूडेंट हैं। हमारे साथ हैं अर्पित अग्रवाल जी, जो बिजनेसमैन हैं, और रवि आनंद जी, जो बीटेक पास आउट हैं। तो सबसे पहले तो मैं अच्युत कृष्ण प्रभु से ये सवाल करना चाहूँगा कि एक ब्रह्मचारी विवाह के ऊपर और सोशल इश्यूज के ऊपर कैसे बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और ये जो प्रश्न पूछा गया है कि एक ब्रह्मचारी या एक सन्यासी विवाह के बारे में कैसे चर्चा कर सकता है। तो एक ब्रह्मचारी या सन्यासी कैसे एक विवाह के बारे में, एक सोशल इश्यूज के बारे में चर्चा कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी इशू है, सोशल इशू है, पॉलिटिकल इशू है ना, समाज के किसी भी स्तर पर है, वो कहीं ना कहीं हमारी व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है। और जब वो व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, तो जो हम आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, भगवत साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो उसको भी प्रभावित करेगा। तो उसमें एक लिंक है कि क्योंकि हम अकेले तो है नहीं सोसाइटी में और भी लोग हैं, और लोगों के साथ हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, है ना। तो सोसाइटी में जो भी चल रहा है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमको प्रभावित करता है, और हमारे मानसिक अवस्था को, हमारी शारीरिक अवस्था को, हमारी बौद्धिक अवस्था को वो प्रभावित करेगा। और उसकी वजह से फिर हमें जो हम सेल्फ रियलाइजेशन या भक्ति में सेवा करना चाहते हैं वो प्रभावित होगी। इसीलिए ये सोशल इश्यूज डिस्कस करना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को गृहस्थ आश्रम के बारे में समझा रहे हैं, है ना। उन्होंने 4 वर्ण, 4 आश्रम, उसके बारे में बहुत डिटेल में बताया है। आदर्श गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया है। स्त्रियों में क्या गुण होना चाहिए उसके बारे में बताया है। अभी नारद मुनि एक ब्रह्मचारी हैं और युधिष्ठिर महाराज गृहस्थ हैं, है ना, राजा हैं, और नारद मुनि को समझा रहे हैं, है ना। तो जब हम शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं तो शास्त्रों में सब कुछ दिया है। शास्त्रों में केवल ये नहीं दिया है कि हमें भगवान की सेवा करना है, वो तो शास्त्रों का एसेंस है, लेकिन अल्टीमेटली शास्त्रों में हर इश्यूज को डिस्कस किया गया। भगवत गीता के प्रारंभ में भी हम देखते हैं, जब अर्जुन बहुत सारे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि हम युद्ध करेंगे तो युद्ध करने के कारण समाज में अराजकता फैल सकती है ना, समाज में कंडीशन खराब हो सकती है। और श्रीमद् भागवतम में भी हम देखते हैं, राजा पृथु के बारे में देखते हैं, है ना, अलग अलग राजा परीक्षित के बारे में देखते हैं, युधिष्ठिर महाराज के बारे में देखते हैं। तो ये पूरा समाज कैसे चलना चाहिए, है ना। एक हमारा शरीर है, वो एक इंडिविजुअल बॉडी है, और एक पूरा समाज है, वो सोशल बॉडी है। तो इंडिविजुअल बॉडी का एक तरीका है चलाने का, उसी तरह से सोशल बॉडी का एक तरीका है। और हमारे संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, उन्होंने सोशल इश्यूज पे कितनी बार बोला है ना, अपने वार्तालाप में, अपने मॉर्निंग वॉक्स में, अपने प्रवचनों में, अपने पुस्तकों में प्रभुपाद बता रहे हैं। तो मुख्य है कि क्या हमारे लिए अनुकूल है और क्या हमारे प्रतिकूल है। तो किस अनुकूल को हम स्वीकार करें और प्रतिकूल चीजों को रिजेक्ट कर दें, जिससे हम व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से और पूरा ग्लोबली कैसे पूरा संसार भक्ति में, सेवा में लग सकता है। इसीलिए ये जो विषय है इसको चर्चा करना महत्वपूर्ण है। यस। तो अभी मैं आप लोगों के तर्क सुनना चाहूँगा, आप लोग क्या बताते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न ये है, अगर शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो रानियां होती थी उनको भी अधिकार था अपने भावी पति चूज करने का स्वयंवर के द्वारा, तो वो भी एक तरह का लव मैरिज का ही प्रारूप था। तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं फिर। तो
जो रानियां होती थी, राजकुमारियां होती थी, खासकर जो क्षत्रिय राजा होते थे उनकी पुत्रियां होती थी, तो उनको स्वयंवर का एक अधिकार था। लेकिन स्वयंवर के पहले ऐसा नहीं होता था कि जो राजकुमारी हैं या राजकुमार वो मिल रहे हैं, डेटिंग पे जा रहे हैं, फिर ट्राई कर रहे हैं, ट्राई किया, चला तो ठीक है, नहीं चला तो दूसरे राजकुमार से मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि कोई स्त्री है किसी पुरुष को चुनती है ना, तो उसमें ट्रायल मेथड होता है ना। तो स्वयंवर में जो पिता है वो पुत्री में जो गुण है उसी के अनुसार उसे पति प्राप्त हो गुणवान, इसके लिए वो प्रतियोगिता रखते थे, है ना। क्यों? और उनको पता भी होता था कि ये प्रतियोगिता को कुछ लोग ही उसको सामना कर पाएंगे। जैसे जनक महाराज ने शिव जी का धनुष है उसको रखा, है ना, क्योंकि सीता देवी स्वयं उसकी पूजा करती थी, उठाती थी, रखती थी, सब कुछ करती थी, तो उन्हीं के समान क्वालिफाई होना चाहिए, है ना। फिर कुंती देवी का स्वयंवर हुआ, है ना, और द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, तो वहाँ पर द्रुपद हैं, उन्होंने भी इस तरह से प्रपोजल रखा। तो राजा ये समझते थे कि उनकी पुत्री के लिए उन्हीं के समान गुणवान पति मिलना चाहिए, और जो स्त्री भी थी वो केवल बाहरी आकर्षण की वजह से या बाहरी प्रतिष्ठा की वजह से किसी पुरुष को स्वीकार करना ये नहीं है, उसमें कितना साहस है, उसमें कितनी वीरता है, उसके आधार पर वो चुनती थी। तो आजकल जो चुना जाता है वो फेम के आधार पर या पैसों के आधार पर या बाहरी आकर्षण के आधार पर चुना जाता है, लेकिन वहाँ पर केवल ये कॉन्सेप्ट नहीं कि कौन कितना सुंदर है, कितना फेमस है, उसमें यह भी है कितना वो सूरवीर है, कितना साहसी है, कितना वो प्रोटेक्ट कर सकता है, तो वो भी कॉन्सेप्ट देखा जाता था। तो ये क्षत्रियों में वो अलाउ था इस तरह से। कृष्णा प्रभु, आपने बताया कि आजकल के मॉडर्न के अकॉर्डिंग तो मॉडर्न में और जो शादी का जो रियल मानना है कि वो एक आधार होती है, आधारभूत है कि उसमें प्रेम होना चाहिए। कोई भी शादी या कोई भी एक दूसरे को तब तक नहीं चल सकती, कोई भी आगे नहीं बढ़ सकते रिलेशनशिप जब तक कि उसमें प्रेम नहीं है। तो लव मैरिज में पहले ही से प्रेम है, तो फिर कैसे आप कह सकते कि लव मैरिज सही नहीं है या उसमें कोई नहीं, अभी तो मैंने कहा ही नहीं कि कौन सा सही कौन सा गलत है। मीन्स लव मैरिज अगर हमारा है और उसमें हम प्रेम पहले से ही दे रहे हैं तो फिर हमें वो ज़्यादा अच्छा है, वो हमें करना चाहिए। तो इसमें हम क्या कहेंगे? जी, ओके। तो एक कॉमन सेंस है और शास्त्रों का विचार है कि जो स्त्री है उनकी तुलना की गई है अग्नि से और पुरुष की तुलना की गई है बटर से। तो जब स्त्री और पुरुष संग में आते हैं तो जो बटर होता है, मक्खन होता है, वो क्या हो जाता है? पिघल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए शास्त्रों में ये विधि विधान बताए गए हैं कि कम से कम संग होना चाहिए, कम से कम मिक्सिंग होना चाहिए। तो जिसको हम प्रेम बोलते हैं वो वास्तव में प्रेम नहीं होता है, वो क्या होता है? इंद्रिय तृप्ति होती है, या इंद्रिय तृप्ति को और हम सही शब्द में देखें तो वो काम वासना होती है ना। एक पक्ष है अपनी काम वासना को संतुष्ट करना चाहता है और दूसरा पक्ष है वो अपनी काम वासना को संतुष्ट करना चाहता है, ठीक है। तो उनके बीच में जो हम बोलते हैं प्रेम है वो वास्तव में बहुत ही सतही होता है, वो बहुत सुपरफिशियल होता है। क्योंकि ऐसे जो प्रेम विवाह होते हैं उसमें गहरी समझ नहीं होती कि विवाह क्या है, एक जीवन भर का कमिटमेंट है ना। वो ये होता है कि जो स्त्री है वो सुंदर है ना, और पुरुष है उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। तो जब तक सुंदरता है तब तक प्रेम रहता है, जब तक पैसे हैं तब तक प्रेम रहता है, और जैसे सुंदरता चली जाती है, पैसे चले जाते हैं, तो वो जो कथाकथित प्रेम विवाह था वो भी क्या हो जाता है? टूट जाता है, उसमें विच्छेद हो जाता है। तो वो जो एक तर्क है कि दोनों में आपस में पहले से प्रेम है, तो प्रेम वास्तव में विकसित होता है सेवा से। जब हम एक दूसरे की निस्वार्थ सेवा करते हैं तो उसके माध्यम से एक स्नेह बंधन बनता है, और उसके माध्यम से जो विवाह होता है बहुत पूरे जीवन भर चलता है। लेकिन अगर हम एक सतही स्तर पर
अपने एक दूसरे की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, जैसे हम एक हिंदी में कहावत है, दूर के ढोल सुहावने, है ना। तो जब हम किसी व्यक्ति से कम समय के लिए मिलते हैं या बहुत दूर रह के बातचीत होती है तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है, कितने अच्छे गुण हैं। लेकिन जब उसके नज़दीक आते हैं तो गुण के साथ अवगुण भी दिखते हैं। तो जो कथाकथित जो प्रेम विवाह है उसमें हमें दूर से गुण बहुत दिखते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे साथ में रहना चालू करते हैं तो क्या होता है, अवगुण भी दिखना चालू करते हैं, है ना। तो एक कोई पक्ष है बहुत इरिटेबल है, किसी को क्रोध आ जाता है ना। एक पक्ष है वो थोड़ा एब्सेंट माइंडेड है, भूल जाते हैं। तो अभी जब शादी के पहले बातचीत होती थी तो ये सब पता नहीं था, लेकिन विवाह के बाद वो दिखना चालू हो जाता है और फिर एक दूसरे को सहन नहीं होता और उसके बाद वो टूट जाता है। तो वास्तव में वो प्रेम नहीं है, वो केवल इंद्रियों की संतुष्टि है। और हम संसार में देख भी सकते हैं जो भी प्रेम विवाह ऐसे होते हैं वो आगे चल के प्रेम विच्छेद में चले जाते हैं। तो आप सहमत है इस बात से? आपने बोला कि उसमें हमें पहले से पता हो जाता है कि किसी में क्या गुण है क्या है, तो हमें तो ये तो अच्छा ही है ना कि अब पहले से पता चल रहा है कि किसमें क्या है, तो हम उसमें आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। हमें जैसे पता है कि उसमें क्रोध ज़्यादा है तो हमें पहले से पता है, लेकिन अगर हमें शादी के बाद पता चले कि उसमें क्रोध ज़्यादा है तो अगर हम नहीं सेटिस्फाई हो रहे हैं या हम उसमें नहीं इंडल्ज हो पा रहे तो हमें भी फिर वो अजीब सा लगेगा। लेकिन अगर हमें पहले से ही पता है कि उसमें क्रोध है तो हम शांत हो सकते हैं, और नहीं तो हम प्रेम नहीं करें या फिर हम उससे शादी नहीं करें। अगर हमें पता है पहले से कि उसके प्रोज एंड कॉन्स पहले से ही पता है तो हम उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सर आपके कान कमज़ोर हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम दूर दूर होते हैं और विवाह से पहले सब गुण दिखते हैं, सब अच्छी चीज़ें दिखती हैं, वो जो दुर्गुण होते हैं, बैड क्वालिटीज़ होती हैं, वो नज़दीक आके ही दिखती हैं। तो जो क्रोध है, अलग अलग जो बैड क्वालिटीज़ हैं, जब किसी व्यक्ति के नज़दीक आते हैं तब ज़्यादा वो प्रकट होती हैं। दूर से सब कुछ अच्छा लगता है। फेसबुक पे हमने चैट करना चालू किया, फेसबुक पे हमने मैसेज करना चालू किया, अपना प्रोफाइल फ़ोटो डाल दिया, है ना, मिस यू लव यू चालू कर दिया, करेक्ट, तो सब अच्छा लगेगा। लेकिन जब रहना चालू करेंगे तब पता चलेगा कि कौन कितना टॉलरेट कर पा रहा है, कौन कितना सेवा कर पा रहा है, क्योंकि सबको इंडिपेंडेंट होना है, तो वो बाद में पता चलता है। तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में बहुत समस्याएं आती हैं और ये एक हम बाहर देख ही सकते हैं कि वो विच्छेद हो जाता है। आप और किसी का प्रश्न? हाँ। तो आपके तर्क के हिसाब से जब शादी के बाद साथ में रहते हैं तो पता चलता है, तो ऐसे तो फिर इसी तरह के आधार पर शादी के बिना भी रह सकते हैं, अपने एक दूसरे को एडजस्ट करके देख सकते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप अगर एक दूसरे से समझना है, अगर पट रही है तो फिर वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ओके, तो प्रश्न आया कि शादी के पहले हम नज़दीक नहीं रह पाते हैं तो लिव इन रिलेशनशिप ट्राई करके देख लेते हैं। तो लिविंग रिलेशनशिप जो है, जहाँ भी ये बात आती है कि हमें ट्राई करना है ना, तो अगर हम भगवत गीता की दृष्टि से देखें तो वहाँ बताया गया है कि जो भी हम इन्जॉयमेंट करते हैं उसका शुरुआत होती है और अंत होता है। तो अगर हमारा संबंधों का आधार इन्जॉयमेंट है, अगर हमारा संबंधों का आधार केवल एक शारीरिक सुख है, तो वो आज है कल चला जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई लिविंग रिलेशनशिप में भी रहता है और कुछ समय तक ट्राई करता है तो वो सुख होगा, कुछ समय तक रहेगा और फिर चला जाएगा, क्योंकि वहाँ भी झगड़े होंगे। तो जब तक हम एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ ड्यूटी, एक कर्तव्य की भावना, एक कर्तव्य निष्ठता, उत्तरदायित्व की भावना नहीं आएगी और फिर हम ट्राई करना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो डिफीट हो जाएगा, वो असफल हो जाएगा। और वो क्या होगा, केवल एक इलिसिट सेक्सुअल रिलेशनशिप में चेंज हो जाएगा, और वो तो बहुत बड़ा एक पाप है ना, वो तो बहुत बड़ा एक इलीगल एक्ट है। तो आपने साथ में रह के भी देख लिया, आपने एंजॉय करके भी देख लिया, वहाँ बहुत सारी परेशानी आई, अभी एंजॉयमेंट नहीं हो रहा है तो ठीक है, छोड़ दो, दूसरे से ट्राई कर लेते हैं। क्योंकि आधार क्या है, एंजॉयमेंट। आधार कर्तव्य नहीं है, आधार उत्तरदायित्व नहीं है। अगर आधार उत्तरदायित्व है और कर्तव्य है तो हमारी एक सोच अलग होगी कि किस तरह से विवाह करना है। और आधार अगर एंजॉयमेंट है तो कुछ समय चलेगा, एंजॉयमेंट ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। इस भौतिक जगत की प्रकृति है कि व्यक्ति को कुछ नया चाहिए, वो एक चीज़ से फेडअप हो जाता है, एकदम क्या बोलेंगे उसको, ऊब जाता है, उसको बासी लगने लगता है। तो अगर हम
ऐसे प्रेम विवाह करेंगे या फिर लिविंग रिलेशनशिप करेंगे तो उसमें ऊब जाएंगे, स्वाभाविक है। और हम देख सकते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो अपने ऐसे चेंज करते रहते हैं। वो क्यों है? क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं है। तो जो सेटिस्फेक्शन है वो कहीं दूसरी जगह से आता है, उसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। यस, हरे कृष्णा। प्रभु, मेरे 2-3 प्रश्न हैं, बट पहला प्रश्न वही रहेगा कि अभी जो आपने तर्क दिए उसमें आपने बताया कि ये लव मैरिज के केसेस में जैसे कि पहले आकर्षण ज़्यादा रहता है इनिशियल लेवल में, बट फिर शादी करते हैं तो फिर क्लोज रहते हैं, तो फिर जो समस्याएं आती है तो उससे वो परेशान रहते हैं। तो ये तर्क अगर हम अरेंज मैरिज की बात करें तो अरेंज मैरिज जब होता है तब तक तो आदान प्रदान भी कुछ हुआ ही नहीं होता है, और पहले के ज़माने में देखेंगे तो तब तक तो मोबाइल ये सब नहीं था कि मैरिज अरेंज भी हुआ, और मैरिज मतलब जब से शादी फिक्स हुआ और मैरिज के तब में जो ड्यूरेशन है कि उन दोनों ने बातचीत भी नहीं हुई और सीधा मैरिज के बाद ही वो एक दूसरे के साथ रहने लगे, तब भी तो ये समस्या आएगी कि साथ में रह रहे हैं और दूसरे व्यक्ति का कोई भी पर्सनैलिटी नहीं पता, उसके क्या अच्छा लगता है, क्या दोस्त, क्या निर्गुण है, तो वो समस्या तो वहीं पे भी है। तो उसमें क्या फिर आपका क्या? तो अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हम अरेंज मैरिज को भी हम सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ भी वो समस्या आ सकती है कि हम श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब उनका विवाह हुआ तो उस समय पहली बार उन्होंने उनकी पत्नी को देखा, उससे पहले तो देखा भी नहीं था, और पहले भी जो कल्चर फैमिली होती थी वहाँ पर यही सिस्टम होता था, उन्हें पता भी नहीं होता था। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो अरेंज मैरिज है जो बड़े लोग निर्धारित करते हैं उसका बेसिस क्या है, उसका आधार क्या है। तो उसका आधार ये है कि ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी को भी किसी से अरेंज कर दिया जाएगा, है ना। इसको लिया, यहाँ से लिया और अरेंज कर दिया। उसमें कॉम्पेटिबिलिटी देखी जाएगी। हिंदी में क्या बोलेंगे कॉम्पेटिबिलिटी को? ठीक है, सबको समझ में आ गया कॉम्पेटिबिलिटी, है ना, मेल जोल, तालमेल जो भी है ना। तो जो कॉम्पेटिबिलिटी चेक की जाएगी उसके लिए एक बहुत बड़ा विज्ञान है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। इसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक अलग अलग स्तर पर उनका स्वभाव जो है चेक किया जाएगा, है ना। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे बताते हैं अपने तात्पर्यों में कि ऐसा वैदिक सिस्टम है, जब भी किसी स्त्री या पुरुष का विवाह होगा तो उसकी जो कुंडली है वो मैच की जाएगी और कुंडली के अनुसार उसका जो रियल नेचर है वो पता चलेगा। जब हम क्योंकि जो एक युवावस्था में है उसमें एक विवेक या डिसीजन लेना वो थोड़ा कम होता है, प्रॉपर डिसीजन लेना या सोच विचार करके कुछ निर्णय लेना जल्दी इम्पल्सिव होता है कि जो अच्छा लग रहा है वो कर लिया। लेकिन जो पेरेंट्स हैं या घर में वृद्ध हैं तो उनको इतना एक्सपीरियंस है, उन्होंने पूरा दुनिया देखा है, तो वो प्रॉपरली विवेकवान होकर वो डिसीजन ले पाते हैं, है ना। तो एक तो एल्डर्स जो हैं परिवार में, जो बड़े हैं, वो प्रॉपरली देखते हैं कि इसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। तो उसमें सिमिलर बैकग्राउंड है ना, और जो वहाँ के नैतिक नियम हैं या अपब्रिंगिंग है या इकोनॉमिक कंडीशन है वो करीब लगभग सेम होना चाहिए, जिससे कोई स्त्री हैं जब विवाह के बाद जाती हैं तो उनको एडजस्ट होने में स्मूथली एडजस्ट हो पाएँ। और जो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जब हम देखेंगे कि नेचर दोनों का सेम है तो वो जो समस्या आना है विवाह के बाद के लोगों का स्वभाव मैच नहीं हो रहा है तो वो समस्या बहुत कम रह जाती है ना, क्योंकि हमने एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देख लिया है, एस्ट्रोलॉजी मैचिंग कर लिया है। उसके बाद भी अगर कुछ छोटी मोटी समस्याएं होती हैं तो जो विवाह का कॉन्सेप्ट वो क्या, विवाह यज्ञ है ना। जैसे कोई बच्चा ये सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता है कि वो अपने कि मैं माता पिता को छोड़ दूंगा, उसी तरह से जो पति पत्नी है वो सपने में कल्पना नहीं करेंगे विवाह विच्छेद कर देंगे। जैसे एक जन्म है तो एक फिक्स है, मृत्यु फिक्स है, उसी तरह से विवाह फिक्स है। विवाह हो गया मतलब उसे जीवन तक पूरा करना है। तो विवाह क्या एक संस्कार है, एक धार्मिक विधि है।
तो धर्म में क्या है, धर्म का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई धर्म को पालन करने में अगर समस्या भी हो रही है, कठिनाई भी आ रही, तो भी उसको करना है, क्योंकि उसको करने से आपका प्यूरिफिकेशन होता है, उससे आपका शुद्धिकरण होता है। तो पहले तो पूरी तरह से इस चीज़ को ध्यान रखा जाएगा कि कॉम्पेटिबिलिटी मैच हो, है ना, और एल्डर्स ध्यान रखें, बैकग्राउंड क्या है, इकोनॉमिक और सोशल, ये सब को ध्यान रखा जाए। उसके बावजूद भी अगर कुछ समस्या हो रही है, धर्म का कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से अगर ऐसे छोटी मोटी समस्या आएंगी भी तो वो सॉल्व हो जाती है, वो निकल जाती है, उसको बहुत बड़ा इशू नहीं समझा जाता है ना। सहनशीलता की भावना, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना, है ना, बात को सुनना, बात को रखना, उसकी भावना वो डेवलप हो जाता है, क्योंकि उनको पता है उसमें ऐसा चांस है ही नहीं कि हम रिजेक्ट कर देंगे किसी को। आजकल है ना कि अपने राइट्स होना चाहिए, अपने अधिकार होना चाहिए, है ना, मेरा राइट है, ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे, अगर है ना वुमेन राइट्स आ जाएंगे। अगर पति ने कुछ वैसे एक इस्कॉन में भक्त हैं बता रहे हैं कि अगर पति ने अपने जॉब पे ज़्यादा ध्यान दिया, है ना, टाइम नहीं दिया, तो फ़ोन भी कर सकते हैं कि मुझे नहीं रहना है। तो इतना ज़्यादा इनटॉलरेंस क्यों? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति आधार। तो अरेंज मैरिज जो है, जो अभिभावकों द्वारा निर्धारित विवाह है, उसमें सब चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा, और उसके बाद भी कुछ कमी आती है तो दोनों के आपस में समझ है धर्म की, जिसकी वजह से वो निभ जाएगा, है ना, और क्योंकि उससे निभाने से वो शुद्धिकरण होगा। ये यस यस क्या है प्रश्न? पॉइंट आया जो आपने बताया, हाँ, कि क्या अभी एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो लोगों को अपना गोत्र भी नहीं पता। हाँ, और कुंडली कैसे मिलाएंगे फिर? हाँ, ये सब विषय। तो एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनसे ऐसा पूछा जा सकता है। जैसे जनरली एस्ट्रोलॉजी में आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, इन 3 चीज़ों को लेते हैं, उसके आधार पर कुंडली बनाई जाती है। लेकिन किसी के जन्म ही नहीं पता है, जैसे कई लोगों को पहले अपना जन्म किस दिन हुआ वो ही नहीं पता होता था, है ना। तो एक होती है समय कुंडली। समय कुंडली का अर्थ क्या होता है कि जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उस व्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछते हैं, और उसको बोलते हैं प्रश्न कुंडली। तो अलग अलग तरह के कुछ प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे, और उस समय उसकी मानसिक दशा क्या है उस प्रश्नों के उत्तर जानने से मिलेगी, और उसके माध्यम से उसका जो पास्ट है और फ्यूचर है उसकी काफ़ी हद तक जाना जा सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी भी एक बड़ी साइंस है। तो एक 3 क्राइटेरिया है, उसके आधार पर हम कुंडली मैच कर सकते हैं, या फिर हमें अगर पता नहीं है तो प्रश्न कुंडली बनती है, और प्रश्न कुंडली के माध्यम से स्वभाव पता चल जाता है। ये यस। हरे कृष्णा जी। तो अभी तो समाज में लोग ये कुंडली ये सब कुछ तो देखते ही नहीं है। जो लड़की वाले होते हैं वो देखते हैं कि लड़का गवर्नमेंट जॉब कर रहा है कि नहीं, और जो लड़के वाले होते हैं वो बस देखते हैं कि लड़की सुंदर है कि नहीं। हाँ। कुंडली ये सब से तो कुछ मतलब ही नहीं रहता है। तो उस केस में अरेंज मैरिज अच्छा रहेगा या लव मैरिज अच्छा रहेगा? क्या रहेगा, कौन सा अच्छा रहेगा? कौन सा अच्छा रहेगा? हाँ, तो अभी लोग कुंडली नहीं देखते हैं, स्वभाव नहीं देखते हैं, धर्म की वो नहीं है। अभी देखते हैं कि लड़का गवर्नमेंट जॉब में है कि नहीं है, उसकी सैलरी कितनी है ना, और वो देखते हैं कि लड़की सुंदर है कि नहीं है ना। तो केवल ये गवर्नमेंट जॉब देखना वो तो क्या है, वो तो हम बाहरी आधार पर देख रहे हैं, और अधिकतर चांस हैं क्योंकि हमने इस तरह से वैल्यूज़ को इनकलकेट किया है कि हम भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं, सुंदर है कि नहीं, तो वो ही बच्चों में जाएगी, और बच्चे भी इसी अनुसार अपने संबंध में रहेंगे, और फिर वहाँ पर डिस्टर्बेंस, है ना, संबंध विच्छेद होना, उसके चांस बढ़ जाते हैं, है ना। तो नो डाउट इकोनॉमिक कंडीशन देखी जाती थी पहले भी, कास्ट देखा जाता था, लेकिन वो इसलिए देखा जाता था कि एक जैसे बैकग्राउंड के हैं तो एडजस्ट होना आसान होगा, लेकिन वो प्राइमरी कंसर्न नहीं होता था। आजकल क्या होता है, कोई इंजीनियर है तो 10 लाख दहेज लेंगे, कोई डॉक्टर है तो 15 लाख की बोली लगेगी, कोई IAS है तो 25 लाख की बोली लगेगी। तो ऐसा क्या है, ऐसे बिजनेस चल रहा हो ना, वो है, तो वो सिस्टम नहीं है। तो इस तरह से ये क्राइटेरिया रखना वो अपने आप में गलत है।
और प्रेम विवाह के बारे में तो हमने देखा, वो भी अपने आप में गलत है। तो ऐसा नहीं कि एक गलती से दूसरी गलती में जाना है, हमें उस सिस्टम को सही करके जो सही सिस्टम है वो हमें अपनाना है। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। और आगे क्वेश्चन, अगर हम शास्त्रों के आधार में भी देखें, जैसे कि प्रभु जी का क्वेश्चन था कि एक कैरेक्टर से वो देख रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब हो गया, हाँ। या फिर कितना पैसे वाला है, ऐसा एक बाह्य एक क्वालिटी देखा गया है। तो Yes. शास्त्रों में ऐसे उदाहरण वगैरह हैं जहाँ पे स्वयंवर वगैरह रचा जा रहा है, तो वो भी वहाँ पे ऐसे देखा जाए कौन बलशाली है। तो बलशाली होना तो फिर गुणों, उसके दूसरे गुणों, जरूरी नहीं कि कोई बलशाली है तो उसके बाकी गुण अच्छे होंगे। तो वहाँ पे भी एक ही कैरेक्टर को परखा जा रहा है, तो वो वहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट का है नहीं कि उसके कुंडली या ये सब चीज़ें। ओके, तो जैसे मैंने बताया, जो स्वयंवर है वो पिता स्वयं उसको अरेंज करते हैं, और केवल उसमें वीरता नहीं देखी जाती, उनका वंश भी देखा जाता है। जब कोई राजा आता है तो पता है वो कौन से वंश से हैं, तो वंश भी देखा जाएगा कि वो किस लाइन से आ रहे हैं, और फिर उनमें वो क्षत्रियों के गुण है कि नहीं है। तो वो उस आधार पर जो सब 3-4 गुण हैं उसके आधार पर डिसाइड किया जाएगा। तो वंश क्लियर हो गया, प्रोटेक्शन की क्षमता है कि नहीं है, साहस है कि नहीं है, वीरता है कि नहीं, तो ये भी आ जाएगा। जैसे हम देखते हैं भगवान रामचंद्र के केस में, है ना, तो विश्वामित्र लेके आते हैं, तो जो जनक महाराज को पता होता है राम कौन है ना, और बाद में परशुराम भी आते हैं तो उनके साथ बातचीत होता है। और हम यहाँ अर्जुन के केस में देखते हैं कि बाद में जब अर्जुन स्वयंवर में जीत जाते हैं द्रौपदी को, तो बाकी सब राजा आ जाते हैं अर्जुन से लड़ने के लिए। तो किसी को पता नहीं था कि अर्जुन उस समय अर्जुन है, वो ब्राह्मण के वेश में थे। लेकिन ब्राह्मण एक तरह से अगर हम रियल सेंस में देखें तो ब्राह्मण क्षत्रियों से ऊपर हैं, तो ब्राह्मण से विवाह करना तो और एक और बड़ा प्रिविलेज है वो तो इस तरह से वो देखा जाता था। तो जैसे कि आपने बताया कि अरेंज मैरिज में हम लोग माता पिता डिसीजन लेते, तो पुराने समय में ये था कि हम लोग जल्दी शादी कर देते, 11-12 की उम्र में कर देते थे। तो ठीक है, वहाँ पे इतना मैच्योरिटी लेवल नहीं था कि हम ये समझ पाए कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आज के समय में एज अ गवर्नमेंट ने भी रूल्स बनाए कि लड़की की 18 और लड़के की 21 साल होनी चाहिए। तो वहाँ पे तो एक अच्छा खासा मैच्योरिटी है, और शादी में तो एक बहुत लंबा समय हमें किसी के साथ बिताना है, और हमें बिताना है। पेरेंट्स तो ठीक है, लेकिन लाइफ में हमें उनके साथ बिताना है, तो ये डिसीजन हमारे हाथ में होना चाहिए ना, कि हमें किसको चुनना है, क्या सही है क्या गलत है, और हम इतना स्तर भी हमारा ये कि हम इसको सुन सकते हैं। यस। तो अभी पहले बाल विवाह होते थे तो उस समय परिपक्वता थोड़ी कम है, तो माता पिता डिसाइड करते थे, और गवर्नमेंट्स के लॉज भी हैं अभी कि 18-21 साल हैं। लेकिन वो बचपन अवस्था है, युवा अवस्था है ना। तो युवा अवस्था में भी ऐसा नहीं कि जो परिपक्वता का स्तर बहुत ऊपर पहुंच गया है और आपने सब देख लिया है ना। और इन जनरल अगर बहुत लेट मैरिज होती है तो उससे हम देखते हैं कि इंद्रियां और ज़्यादा उद्वेगित होती हैं, इंद्रियां और ज़्यादा परेशान होती है ना, और उसकी वजह से फिर अवैध स्त्री पुरुष संघ के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। तो बेहतर तो यही है कि अर्ली मैरिजेस हों, है ना, लेकिन गवर्नमेंट का रूल नहीं है ना, डेमोनिक गवर्नमेंट है ना, आसुरी सरकार है, इसके लिए वैसे ऐसा हो रहा है। और जो ये 18, 21 या 23, 24, 25 साल है, उसमें ऐसा वो मैच्योरिटी नहीं है ना। और माता पिता ज़्यादा अच्छा जानते हैं कि बच्चों के लिए क्या अच्छा होगा, एक पूरे समाज के लिए क्या अच्छा होगा। हम एक इंडिविजुअल केस टू केस देखते हैं, लेकिन माता पिता जो देखते हैं, फिर जो प्रश्न आता है जिसके साथ हमें रहना है, हमें डिसाइड करना चाहिए ना, है ना। तो हमें अपनी शिक्षा डिसाइड करना चाहिए, हमें अपना हर चीज़ हमें अपने राइट्स डिसाइड करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें जो हमारी क्षमता होती है, सोचने की क्षमता होती है, बहुत सीमित होती है। हम बहुत दूर का नहीं सोच पाते, हमारी बुद्धि क्या होती है, बहुत संकीर्ण होती है। तो उसकी वजह से जो भी हम थोड़ा 20-21 साल में भी डिसीजन लेंगे, वो भी जनरली एक उस समय तो शारीरिक आकर्षण है और ये सब चीज़ें तो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो उस समय तो और समस्या हो सकती है कि अगर हम डिसीजन लेंगे और बाद में लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, अमेरिका में अलग अलग समय पे अलग अलग कल्चर चले, है ना। जैसे एक कल्चर का नाम है
उसका नाम मैं भूल गया, नहीं मीटिंग कल्चर, नहीं मीटिंग से भी पहले कोई कल्चर था, उसका नाम कॉलिंग कल्चर। अमेरिका में कल्चर था, इसका नाम था कॉलिंग कल्चर। कॉलिंग कल्चर में क्या था कि पहले केवल लड़के थे वो स्कूल या कॉलेज जाते थे, स्त्रियां घर में होती थी। तो जो लड़के होते थे वो स्त्रियों के जो घर के इर्द गिर्द घूमते थे, है ना, और कॉलिंग बुलाना वो होता था। फिर थोड़ा एडवांसमेंट हुआ, डिग्रेडेशन में एडवांसमेंट हुआ। तो कॉलिंग कल्चर के बाद क्या आया, डेटिंग कल्चर आया। डेटिंग कल्चर में क्या हुआ कि अभी लड़के भी स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, लड़कियां भी स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, तो बर्थडे पार्टी मनाना है ना, फ्रेंडशिप डे मनाना है, चॉकलेट डे मनाना है ना, और बहुत सारे अलग अलग डेज होते हैं वो मनाना है, तो साथ में जाएंगे, तो डेटिंग मिलना जुलना चालू हो गया, है ना। तो लेकिन डेटिंग में भी क्या हुआ, साथ में रहेंगे तो इतने समय रहेंगे तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना नहीं है, इन्जॉय करना है। तो अभी क्या आ गया, हुक्ड अप कल्चर। हुक्ड अप कल्चर मतलब क्या, हुक्ड क्या होता है, जैसे हम हुक होता है ना, उस पर शर्ट लटका देते हैं, है ना, कुछ अपने कपड़े लटका दिए, वहाँ से उतार दिए। तो लिविंग रिलेशनशिप में तो थोड़ा सा कुछ समय रहते थे, एक दूसरे को परखते थे। अभी तो और ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, तो कुछ समय रहेंगे और साथ में संग करेंगे, सेक्सुअल रिलेशनशिप होंगे, उसको छोड़ देंगे। क्योंकि जीवन का उद्देश्य क्या है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी एंड एन्जॉय। तो वो अगर हमारे जीवन का लक्ष्य होगा तो फिर तो हमें लगेगा कि इसी आधार पे हमको डिसीजन लेना है। तो अगर हम 20-21 साल में भी डिसीजन ले रहे हैं और हमें ये नहीं पता है कि लाइफ का गोल क्या है, अभी ये जो डिस्कशन है एक अलग दिशा में मुड़ रहा है कि सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमें जीवन में करना क्या है। क्या यही जीवन सब कुछ है, इसके बाद भी अगला जीवन है, इससे पहले भी जीवन था, कि सिर्फ हम केमिकल्स ही हैं। तो एक पुरुष केमिकल है और एक स्त्री केमिकल है, तो एक केमिकल में दूसरे केमिकल में क्या हो गया कि अट्रैक्शन आ गया। आपने सल्फ्यूरिक एसिड रखा और आपने एक एसिड रखा और एक एल्कली रखा, तो एसिड एल्कली आपस से आकर्षित हो गया। ऐसा होता है क्या? ऐसा आपने लेबोरेटरी में देखा है कि एसिड रखा हुआ था और एल्कली रखा हुआ था, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए और मिल गए? देखा आपने? नहीं देखा। तो अगर एक पुरुष भी केमिकल है और स्त्री भी केमिकल है, तो उनमें ऐसी क्या डिजायर आ गई, क्या इच्छा आ गई कि दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे हैं? केमिकल्स में डिजायर नहीं है, लेकिन पुरुष और स्त्री में डिजायर है। तो उसको हम और उसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, उसको और आगे ले जाएंगे, तो हम सोल कॉन्सेप्ट पे आते हैं, है ना। और सोल पहले इस जन्म से पहले भी थी, अगले जन्म से पहले आगे भी होगी। तो इस आत्मा के ऊपर बहुत सारी गंदगी की लेयर जमी हुई है। उस गंदगी की लेयर को हमको हटाना है, और उस गंदगी की लेयर को हटाने के लिए हमें शास्त्रों के नियमों को पालन करना है। और शास्त्रों में ये आता है कि हमें बड़ों की ये मानना है कि जो बड़े हैं, जो हमें डिसीजन ले रहे हैं और जो ज्योतिष का पालन किया जा रहा है, वो एक पूरी पिक्चर को देखकर डिसीजन लिया जा रहा है ना। क्योंकि जब हम वहाँ पे भी 20-21 साल में डिसीजन लेंगे, जैसे आप बोल रहे हो, तो वहाँ भी हम उस आधार पर डिसीजन लेंगे कि कॉम्पेटिबिलिटी क्या है, नेचर क्या है। हमें तो अच्छा लगता है ना। जैसे ऐसे बहुत जगह में देखा है ऐसे कि लव मैरिज किया तो शुरू से में अच्छा लगता था, और बाद में क्या हुआ पता चला ये स्वभाव अलग है, एक सीधा साधा, एक बहुत तेज है। हाँ। और फिर लव मैरिज के आधार पर डिसीजन लिया और बाद में क्या हुआ, टूट गया, है ना। तो समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली जीवन का लक्ष्य क्या है। और जो ये विवाह संस्कार है, संस्कार मतलब हमारी चेतना को शुद्ध करना। तो जीवन में जन्म लेने से पहले तक अंत्येष्टि संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार से लेके अंत्येष्टि संस्कार होता है, उसमें बीच में होता है विवाह संस्कार। तो ये संस्कार मतलब क्या है, हमारी चेतना पे जो बहुत सारी गंदगी है उसको हटाना। तो गंदगी कैसे हटेगी, हम खुद गंदे हैं और उस गंदी चेतना में हम डिसीजन ले रहे हैं, तो कैसे हटेगा। तो इसके लिए हमें योग्य गुरु की आवश्यकता है ना, माता पिता की आवश्यकता है, वो हमको सही डिसीजन लेके बता पाएंगे। तो मैं समझता हूँ आप संतुष्ट हुए होंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अगर अरेंज मैरिज में माता पिता डिसीजन लेते हैं, बट कुछ केसेस जहाँ पे माता पिता अपनी तरफ से ही किसी को प्रबंध करते हैं,
और जिसमें वो जो लड़की है उसकी सहमति ना हो, और तो वैसे केसेस में क्या जो माता पिता किसी और को देना चाहते हैं बट उसमें वो जो स्त्री है, नारी है, उसकी सहमति ना हो, तो क्या उसमें भी नारी उस लड़की को मान लेनी चाहिए या मना करना चाहिए, प्रतिरोध करना चाहिए? सहमति क्यों नहीं है? कारण क्या है सहमति ना होने का? ना, या फिर वो किसी और को पसंद करती हो जो ऐसा सिचुएशन। तो वो तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। सहमति का कुछ ठोस आधार होना चाहिए। मतलब ये क्या है कि जब हम अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं तो उसमें पूरा कल्चर है, माता पिता भी उस तरह से ट्रेंड हैं जो सभी वैल्यूज़ जानते हैं, अपने बच्चों को भी वही दे रहे हैं, अपनी जो पुत्रियां उनको भी वही ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो सब स्मूथ चलेगा। इसमें क्या है कि ट्रेनिंग नहीं है माता पिता की और फिर कल्चर को थोपना चाहते हैं। अरेंज मैरिज के पीछे जो आधार है कि जो संस्कार है और प्यूरिफिकेशन होना है और भक्ति करना है, वो बेसिस नहीं है, वो केवल उसका ढांचा है, फिर थोपा जा रहा है तो समस्या होती है। तो ये पूरा एक पैकेज है और पूरा हमको समझना पड़ेगा। उसमें हर एलिमेंट शामिल है, माता पिता भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, गुरु भी शामिल हैं, समाज भी शामिल है। तो कुछ भी एलिमेंट मिस हो रहा है और फिर हम ढांचे को आरोपित करना चाह रहे हैं तो वो समस्या हो जाएगी। तो जैसे रुक्मिणी जी के प्रबंध में देखा गया था वो भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित, तो अभी के सिनेरियो में देखा जाए अभी तो भगवान कृष्ण नहीं रहेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति रहेगा, भले अगर वो भक्त भी है भगवान का, तो लेकिन उसके माता पिता नहीं चाहते कि ये उसके पास जाए, वो अपने से किसी को अरेंज करना था। तो वैसे सिचुएशन में कोई जैसे रुक्मिणी जी ने जैसा जो रास्ता लिया था, क्या कोई ऐसा करेगा तो वो धर्म के अनुसार रहेगा? तो एक्चुअली वो जो रुक्मिणी जी का केस है वो थोड़ा एक अलग स्तर पर है, क्योंकि रुक्मिणी जो क्या है अंतरंगा शक्ति हैं। थोड़ा अभी हमारा टॉपिक सोशल इशू से डायरेक्ट डिवोशनल टॉपिक आ गया कि वो अंतरंगा शक्ति हैं और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो उनके बीच में तो नित्य संबंध है, वो तो स्थापित होने वाला है। और हम देखेंगे कि जो रुक्मिणी विवाह होता है उसमें बाकी सब लोग तैयार थे, लेकिन रुक्मी जो है वो तैयार नहीं था। उसके पिता भी, रुक्मिणी है, उनके पिता भी तैयार थे, बाकी भाई भी तैयार थे, लेकिन रुक्मी का क्या है वो चलता था। और रुक्मी किसका मित्र था? शिशुपाल का। तो उसकी वजह से बाध्य होकर रुक्मिणी जी हैं उनके पिता को मानना पड़ा, लेकिन उनकी अंदर से इच्छा नहीं थी। उनकी अंदर से तो इच्छा थी कि कृष्ण से विवाह हो। ऐसे तो ऐसा नहीं कि वैदिक कल्चर में असुर नहीं होते थे, वैदिक कल्चर में बहुत सारे आइडियल लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे डेमोनिक वाले लोग होंगे तो कुछ समस्या मुठभेड़ तो होगी। लेकिन हम इसको फिलोसफिकली डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। फिर अलग अलग जो इश्यूज हैं वो अलग अलग केस टू केस उसमें डिस्कशन होता है। हाँ, तो प्रभु जी वही, तो आज के सिनेरियो में ऐसा कोई सिचुएशन होता है पेरेंट्स और उनकी बेटी के बीच में, तो क्या वो लड़की माता पिता के अगेंस्ट जाके उनको छोड़ के ये तो केस टू केस देखना पड़ेगा। और अगर ऐसा हो रहा है जी, तो घर में और कोई है जो फेवरेबल हो, उनसे बात की जाए, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए। घर में कोई ऐसे कोई फेवरेबल व्यक्ति है, या अगर वो भक्त हैं तो जो भक्त समाज है उसमें कोई गृहस्थ भक्त हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी है, उनसे सलाह ली जाए। वो फिर माता पिता को समझाएंगे, गुरु से सलाह ली जाए, फिर वो माता पिता को गृहस्थ भक्तों के थ्रू समझाएंगे, तो वो बात बन सकती है। इस तरह से जो रिवॉल्ट की भावना है उसको जितना है अवॉइड किया जाए, इस तरह से। जी हाँ, हरे कृष्ण। समाज की बात करी और पूरा जो स्ट्रक्चर था कि जो पेरेंट्स हैं लड़की के और लड़कों को, उनको भी पता रहता था कि ये संबंध क्यों होना है, कि किस पर्पस के लिए होना है, और धर्म का आधार रहता था, गुरु का आधार। अब आज की वर्तमान परिस्थिति में इसका कुछ अवशेष ही बचे हैं और कुछ लोगों में समझ है, पूर्णता नहीं है। अब उस स्थिति में पेरेंट्स डिसाइड करते हैं तो कई बार फिर वो यही सोचते हैं कि वही बच्चों को जीवन जीना है और इनको रहना है, तो इन लोगों पर निर्णय छोड़ा जाए। जैसे कि अगर अरेंज मैरिज भी है पर वो उनको पर्याप्त समय देते हैं समझने का, मतलब बात हो रही है अंडरस्टैंडिंग की कि भी आपको जीवन व्यतीत करना है
और ये एक लॉन्ग टर्म है, और वो भी बच्चे भी परिपक्व हो गए होते हैं, अपना कुछ कार्यभार संभाल रहे हैं, अपना मतलब एक तरह से जीविकोपार्जन कर रहे हैं, तो उनका भी ये रहता है हमें जीवन जीना है, तो अंडरस्टैंडिंग एक वो आती है। तो वही चीज़ मतलब उसमें शास्त्र ना आधार रह के, धर्म का पिलर ना रह के, ये होता है कि इन दोनों में आपस में समझने की इनको मौका दिया जाए और डिसाइड करने का एक इनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, ताकि फिर ये नहीं रहे कि इन पे तो कुछ थोपा गया है या तो यही मैं पूछ रहा हूँ। मतलब ये इंडिविजुअल केस की बात कर रहे हैं आप, ये जनरल हम ये जो डिस्कशन है उसमें जनरल पहले प्रिंसिपल बात करें, वो केस टू केस हो सकता है। अभी माता पिता अभी सोच रहे हैं मैं थोपूं क्यों, तो थोपना थोड़ी है ये। अगर कोई एल्डर्स कुछ बता रहे हैं तो उसको थोपना नहीं कहते, उसको तो उनकी भलाई के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो अभी अवस्था चरमरा गई है, टूट गई है, तो उसके कुछ एलिमेंट्स बचे हुए, तो कुछ एलिमेंट्स ही पालन हो रहे हैं। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा डायरेक्शन क्या होना चाहिए, हमें किस दिशा में जाना है, किस तरह से वो आइडियल सिचुएशन को क्रिएट करना है। बाकी जैसे मैंने बताया कि वो केस टू केस डील किया जाएगा। अभी माता पिता भी इतने वो सोच रहे हैं कि थोपे नहीं, वो भी सोच रहे हैं कि बच्चों को टाइम दें, लेकिन वो एक केस टू केस डिस्कशन है, उसमें हम जनरल प्रिंसिपल नहीं ला सकते। जो कोई व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी स्थिति बनेगी तो उसमें प्रोज एंड कॉन्स देखे जाएंगे, उसमें हम और क्या डिस्कस करेंगे। तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल हो जहाँ इसमें समस्या आ रही है, उसमें समस्या आ रही है, तो वो उसमें हम डिस्कस करें तो शायद सुनने वालों को थोड़ा कुछ लाभ होगा। यस जी प्रभु, आपने बताया कि पहले हम लोग कुंडली देखते हैं और कुंडली के हिसाब से माता पिता सब क्लियर करके फिर शादी हो जाती है। तो अगर हम देखते हैं कि अभी के समय में कि आज भी हम लोग कुंडली बहुत जगह देखी जाती है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें कुंडली भी मिला ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके मतभेद है, उनमें अंदर मीन्स एक तरह से एक हिंसक टाइप में वो रहते हैं, उनको उनसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज समाज के कारण, किसी स्थितियों के कारण उन्हें उनके साथ रहना पड़ता है, लेकिन उनके साथ बहुत अत्याचार और बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंसेस जिसे हम कहें, वो सब घरेलू हिंसा उनके साथ होती रहती है। लेकिन वो समाज के कारण या किसी स्थितियों के कारण, किसी बच्चे के कारण या किसी और के कारणों से वो उनमें वहाँ रहते हैं। तो ऐसा इस स्थिति में क्या करना चाहिए, जबकि सारी कुंडली भी देखी गई, सब कुछ क्लियर किया गया और के साथ जैसे वेदों में जो भी है वैसा। जहाँ तक अगर सब कुछ चेक किया गया है और कुंडली चेक की गई तो संभावना कम होती है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा हो रहा है तो लोग समझते थे कि मेरे इस तरह से भाग्य है और भगवान ने मुझे इसी परिस्थिति में रखा है जिससे मुझमें डिटैचमेंट की भावना हो, वैराग्य की भावना आए और मैं अपने पारिवारिक चीज़ों से आसक्त ना हूँ। उसमें तोड़ने का प्रश्न नहीं था। जैसे श्रील प्रभुपाद अपने पिता से बोले कि उनकी जो पत्नी थी उनसे उनका बनता नहीं था या ऐसे सुंदर नहीं थी, तो प्रभुपाद ने अपने ऐसा व्यक्त किया कि मैं दूसरा विवाह कर लूँ। तो उनके पिता ने बोला कि अच्छा है, इससे आप अपने जो पत्नी उनसे आसक्त नहीं हो गए। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक बार विवाह हो गया तो हो गया, मतलब अभी जीवन भर, है ना। तो उसमें अगर व्यक्ति की चेतना सही है तो अगर ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहे हैं, कुछ समस्या भी हो रही है, तो वो किसी तरह से वो, क्योंकि उद्देश्य क्या है कि हमें अल्टीमेटली जीवन में करना क्या है, वो भगवान ने इस तरह से हमें इस परिस्थिति में रखा है। अगर बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ गई है, बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, तो इस केस में शास्त्रों में निर्देश है, उसके लिए प्रभु अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो स्त्री हैं अपने पिता के घर जाके वहाँ जाके रह सकती हैं, अपने पिता के संरक्षण में, अपने भाई उनके संरक्षण में रह सकती हैं, लेकिन विच्छेद जैसा कुछ नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि वो कनेक्शन ही टूट गया, क्योंकि उसकी वजह से मानसिक रूप से इतना ज़्यादा समस्या हो जाती है, इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है, प्रॉपर्टी डिवाइड होती है और पूरा एकदम तहस नहस हो जाता है। तो वो इस तरह से जाके वो रह सकते हैं और बीच में मिलना जुलना ऐसा हो सकता है। लेकिन जब हम समझेंगे कि भगवान हमें ऐसी परिस्थिति में रखना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है माता पिता हैं, बच्चे ऐसे हैं, माता पिता भक्त हैं, बच्चे भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बच्चे भक्त हैं लेकिन माता पिता भक्ति में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी कि हम ऐसे तोड़ देते हैं। सोशली रिस्पेक्ट होता है, ठीक है, हमें ऐसी परिस्थिति में रखा गया है, हमें करना है। अल्टीमेटली धर्म पालन में हमें कोई समस्या नहीं आएगी, भक्ति करने में कोई समस्या नहीं आएगी। उसकी वजह से थोड़ा सा डोमेस्टिक वायलेंस सब होगा, सहनशील इस तरह से होना। और बताया कि अगर एक्सट्रीम हो जाए तो ये अपनाया जा सकता है, एक्सट्रीम केस में उसका प्रावधान है। ऐसा नहीं कि वो
बस लाइफ लॉन्ग टॉर्चर ही सहन करना है, उसमें हम बिना डाइवोर्स के ऐसी परिस्थिति में रहा जा सकता है। yes. जो अरेंज मैरिज और लव मैरिज है, तो लव मैरिज के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे अरेंज मैरिज होता है तो लोग दिखाने के लिए बहुत सारा उसमें खर्च कर देते हैं, लेकिन लव मैरिज में खर्च बहुत कम होता है। अच्छा। फिर अरेंज मैरिज में दहेज के हाँ। कारण बहुत सारा इशू आता है। जैसे दहेज कम मिला तो जो लड़की है उनको प्रताड़ित किया जाता है, yes, yes. हमेशा आपस में झगड़ा होते रहता है। तो ये भी कुछ अरेंज मैरिज के घाटे हैं जो लव मैरिज में इस टाइप के कम होते हैं। yes, yes. तो हाँ, अरेंज मैरिज होता है तो दिखावे के लिए शादी बहुत बड़ी की जाती है, बहुत खर्चा किया जाता है। लव मैरिज है, कोर्ट में गए, साइन किया, इतना सारा खर्चा बच गया ऐसे ही बोले ना। और दूसरा है कि डाउरी, दहेज, अगर दहेज पूरी तरह से नहीं मिला तो समस्याएं होती। तो दोनों हम डिस्कस करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि अरेंज मैरिज, अभी मैं बता रहा हूँ ना कि अरेंज मैरिज है लेकिन अभी वो क्या आ गया, दिखावा भी साथ में आ गया। तो ऐसे बड़े स्तर पे वो पहले विवाह संस्कार है, मंदिरों में ऐसे विवाह होते थे, ऐसे बहुत सारे संस्कार होते हैं ना मंदिरों में होते हैं। तो विवाह संस्कार भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऑपुलेंट है और देखा देखी हो रही है कि हमारे पड़ोसी का विवाह हुआ था तो उसमें ये दिया गया था, हम ये देंगे, हमारा भी वो नाम होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट नहीं है अरेंज मैरिज में। वो तो आधुनिक लोगों ने बना के रख दिया है, ठीक है। प्रेस्टीज इशू रहता है उनको, तो वो अरेंज मैरिज का पार्ट नहीं है, प्रेस्टीज इशू, ठीक है। दूसरा आता है डाउरी, दहेज, है ना। तो अरेंज मैरिज में भी जो है दहेज मतलब क्या है, जो मतलब पुत्री हैं उनको माता पिता की तरफ से एक उपहार है ना, एक स्नेहमयी उपहार है जो दिया जाएगा, है ना। उसमें ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती है कि डॉक्टर को 15 लाख, IAS को 20 लाख, प्राइवेट कॉलेज से तो 5 लाख, IIT से तो 10 लाख, ऐसे नहीं होगा, है ना। वो एक जैसे इन जनरल जो पिता की संपत्ति है वो पुत्र को मिलती है वृद्ध होने पर या मृत्यु के पश्चात, तो पुत्रियों को भी मिलती है विवाह के समय। तो पुत्र का भी अधिकार है, पुत्रियों का भी अधिकार है। तो पुत्र को मिलता है काफ़ी मतलब एक अवस्था आने पर, और पुत्री को मिलता है विवाह के पश्चात। और जब ये ऐसे उपहार दिया जाता है तो ऐसे विवाह हुआ है तो घर में सब कुछ सेटल करने के लिए सब कुछ सामान हो, तो एक जो गृहस्थी करना है उसको वो भी सेटल हो, उसके लिए उपहार के रूप में दिया जाता है। प्रभुपाद बताते हैं अगर पिता असक्षम है, देने के लिए नहीं है, तो अगर छोटा कोई गिफ्ट देंगे, छोटा मोटा गिफ्ट देंगे तो वो भी सेटिस्फाइंग, वो भी संतुष्टि। तो वो एक प्रेम का आदान प्रदान है, वो कोई एक ज़बरदस्ती नहीं है। वो ज़बरदस्ती अभी बना दिया गया है, वो इसे दहेज प्रथा हो गई, वो कुरीति हो गई, वो कुरीति नहीं थी। जैसे भागवतम में हम देखते हैं कि स्वयंभू मनु विवाह करते हैं अपनी पुत्री देवहूति का कर्दम मुनि से। तो कर्दम मुनि तो एक ऐसे थे, जंगल में रहते थे। तो स्वयं उनकी जो माँ होती है शत्रुपा, तो देवहूत अपनी पुत्री को बहुत सारी चीज़ देती हैं, वस्त्र देती हैं, अलंकार देती हैं, बहुत सारा चीज़ देती हैं। तो प्रभुपाद वहाँ समझाते हैं कि वो गिफ्ट है एक, कि यस अभी नया विवाह हुआ है तो वो सेटल करने के लिए, और जितना पुत्र का अधिकार है उतना पुत्री का अधिकार है, लेकिन वो अधिकार अलग अलग समय पर मिलता है। तो ये सही सेंस में दहेज प्रथा है। तो अभी मतलब अरेंज मैरिज अच्छा है, इसके साथ साथ ये भी बताना होगा कि क्यों अच्छा है, क्योंकि अभी अरेंज मैरिज मतलब पूरा गलत ही चल रहा है। तो आई थिंक हम धीरे धीरे कंक्लूजन पे आ रहे हैं। तो पहले अरेंज मैरिज की डेफिनेशन पूरा पता होना चाहिए, लव मैरिज पता होना चाहिए, अरेंज मैरिज के सारे एलिमेंट्स पता होना चाहिए, लव मैरिज में सारे एलिमेंट्स को खामी पता होना चाहिए, तब पता चलेगा। केवल अरेंज करने से अरेंज नहीं हो जाएगा, उसके पूरा पीछे पूरा बैकअप है कि माता पिता की क्या मनोवृत्ति होना चाहिए, दहेज क्या होना चाहिए, क्या कॉम्पेटिबिलिटी है, वो सब होगा, उसके बाद वो प्रॉपर अरेंज कहलाएगा। तो यस, इसलिए एजुकेशन, हर क्षेत्र में एजुकेशन चाहिए, नहीं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे बहुत सारे आंदोलन आ जाते हैं। मतलब एक
गलती को भरपाई करने के लिए व्यक्ति दूसरी गलती करता है। वो जो प्योर आइडियल सिचुएशन था वहाँ पे नहीं जाते हैं। जैसे आँख में समस्या है, मोतिया है, तो आँख को ही निकाल दो, वो मोतिया को ठीक करना है ना। तो इसी तरह से अरेंज मैरिज में समस्या है तो अरेंज मैरिज के सारे एलिमेंट्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और उसके कर्तव्यों को बताया जा रहा है कि वो सब बताकर फिर वो सही तरह से हो सकता है। कभी कभी अरेंज मैरिज में ये भी आता है कि जैसे किसी लड़का का शादी हुआ तो जनरली जो लड़की है वो पेरेंट्स को कोई रिलेटिव बताते हैं, फिर वो देखते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। हाँ, तो लड़का मतलब ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि लड़की हो बहुत सुंदर हो, हाँ, और अगर लड़की सुंदर नहीं निकलती है तो वो लड़का निराश हो जाता है, वो रिलेटिव से भी झगड़ा कर लेता है हाँ। और बस साथ आपस में रहते हैं बस नाम के लिए। तो वही है ना कि अरेंज का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं आया ना। रिलेटिव्स ने अरेंज तो कर दिया, लेकिन लड़का है उसकी भावना ये नहीं है कि साथ में मिलकर धर्म पालन करना है, वो तो एंजॉयमेंट करना है। तो इतना बड़ा पिक्चर है, इतना फॉलो कर रहे हैं, इतना फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो समस्या तो आएगी इस तरह से। तो आई थिंक सब डाउट, हाँ टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, ऐसे पूछ सकते हैं। जो टॉपिक्स हो गए हैं उसके हम डिटेल में ना जाके, क्योंकि वो और कुछ आपको लग रहा है तो वो पूछिए। जैसे कि प्रभु जी ने बताया था कि लव मैरिज के कुछ बेनिफिट्स हैं, तो उसमें ऐसा भी तो है कि अरेंज मैरिज में हम लड़कियों को जो माताएं, जो औरतें होती हैं, उनमें मीन्स हम उन्हें बराबरी का हिस्सा नहीं देते, बराबर मतलब नहीं रखते हैं। यस, जबकि हम लव मैरिज में ये रहता है कि हम दोनों Equal rights में रहते हैं, इक्वलिटी। अगर हमें कुछ अपना हाँ। बोलना है तो हम बोल सकते हैं, लेकिन उसमें इतना नहीं देते हैं। अगर उन्हें बोलने का थोड़ा सा हक है, अगर ठीक है दिया तो दिया, नहीं तो ठीक है। तो इसमें किस तरह से चलेगा, जबकि उनको भी कुछ स्वतंत्रता है अपने बात बोलने की, उनको भी कुछ, अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो वो बोल सकें, अपने पॉइंट्स रख ऐसा सकें। लगता है आपको बहुत अनुभव है। आपके प्रश्न काफी टू द पॉइंट रहते हैं। यस, इक्वलिटी, समानता, है ना। तो एक शरीर है, क्या सिर और हाथ इक्वल है? इक्वल है? नहीं है। तो सिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाथ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा है? हाथ काट देना चाहिए, अपनी जगह अपनी पे इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस है। करेक्ट। पैर हैं, पैर तो बेकार है, ये मुख अच्छा है, तो पैर को तो हटा दो, ऐसा है? तो शरीर में अलग अलग अंग का अलग अलग कार्य है। उसी तरह से घर में अलग अलग मानसिकता वालों का अलग अलग कार्य है। तो जो पुरुष हैं उनका एक अलग कार्य है, पत्नी उनका अलग कार्य है ना। तो ऐसा नहीं कि इक्वलिटी नहीं है, समानता नहीं है ना। एक अलग दृष्टि से समानता है। जैसे उदाहरण के लिए एक पुस्तक है, इसमें एक जिन्होंने लिखा है वो माता जी बता रहे हैं कि जब मेरे घर में मुझे कुछ चाहिए होता था और मैं हट करती थी, तो मैं अपने पिताजी से नहीं बोलती थी, अपनी माँ से बोलती थी, और माँ होती थी पिताजी को मनवा लेती थी, है ना। तो ज़्यादातर अगर हम भी अपने घर में हमने अनुभव किया होगा तो बहुत सारी चीज़ हम किसके थ्रू करते हैं? माँ के थ्रू करते हैं, तो वो बात बन जाती है ना। तो ऐसा है कि नहीं? आप लोग सब यहाँ बैठे हुए सब सहमत है कि नहीं? करेक्ट। तो बात रखने का अधिकार है, समानता का अधिकार है, लेकिन कहाँ पे किसको बात रखना है वो थोड़ा देखना पड़ता है। तो जैसे कभी कभी देखा जाता है कि ओपनली किसी ने कुछ चिल्ला दिया और कोई स्त्री उन्होंने सहन कर लिया, तो लगता है देखो उन्होंने अपनी बात रख ली, ये अपनी बात नहीं रख पाए, तो इक्वल राइट्स नहीं है। और लव मैरिज होगा तो इक्वल राइट्स होगा, वो चिल्लाएंगी तो ये भी चिल्ला पाएंगी, और फिर उसमें वो, लेकिन जो स्त्री हैं वो फिर निजी रूप से वो बता सकती हैं, अपनी बात रख सकती हैं, ओपनली विरोध नहीं करेंगे, ओपनली प्रोटेस्ट नहीं करेंगी सबके सामने, परिवार वालों के सामने, लेकिन निजी रूप से बताएंगे, और फिर वो तर्क संगत है, सही है, तो वो पूरा होता है। ऐसा नहीं वो पूरा नहीं होता। तो अपनी बात रखना है, समानता है, लेकिन अलग अलग उसके पहलू हैं। तो जो पुरुष हैं, परिवार के लोग बैठे हैं, तो पुरुष अपनी बात रखेंगे,
और कुछ ऐसे बोल देंगे तो ऐसा नहीं कि स्त्री जवाब देंगी, तू तड़ाक करेंगी, ऐसा नहीं है। जैसा आजकल हो गया है कि मैंने भी शिक्षा ली है, तुमने भी शिक्षा ली है, मैं भी कमाती हूँ, मैं वो भी कमाता है, और फिर झगड़ा हो गया। ऐसा नहीं है। तो वो बात रखना है, लेकिन वो अलग तरीके से रखना, थ्रू रखना, है ना। ऐसे ही हम शास्त्रों में देखते हैं, ऐसे कई उदाहरण आते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखते हैं, जैसे पहले प्रश्न पूछा गया था कि अपनी बात रखने का कुछ है नहीं, तो जो स्त्रियां हैं, जो पुत्री हैं, वो भी अपने वर के लिए बात रख सकती हैं अपनी माता के सामने, और माता जो है पिता को बताएंगी और फिर चर्चा करेंगे। अगर सही है, तर्क संगत है तो होगा। तो ऐसा नहीं कि बात रखने का बिल्कुल अधिकार है ही नहीं, बस अपने बोलती बंद करो और बस अपना काम से काम रखो, ऐसा नहीं है। बात रख सकते हैं, फिर जो विवेक है, जो पूरा एक दृष्टिकोण रखना है, वो माता पिता के ऊपर निर्भर है, इस तरह से। तो कुछ प्रश्न इंटरनेट से? हाँ, प्रश्न ये है कि मतलब जब ये आप स्टेटमेंट दे रहे तो किसी ने कमेंट किया कि उसकी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हाँ, कोई कैसे उसके ऊपर चिल्ला सकता है। हाँ, तो इसमें मेरा एक एडिशन प्रश्न है कि अभी एक फिल्म आई है जिसका नाम है थप्पड़। हाँ, तो उस फिल्म में बताया गया है कि उसकी पत्नी होती है हाँ, एक व्यक्ति की, और पति पार्टी में हाँ, उसको थप्पड़ मार देता है। हाँ, तो वो कोर्ट में केस कर देती है, हाँ, और बोलती है कि कैसे मार सकता है वो, हाँ, क्यों मारा। हम्म, कुछ भी हो, कितना भी प्रेम करते हो, हाँ, दिखाया ऐसे है कि दोनों बहुत प्रेम करते हैं, हाँ, लेकिन एक थप्पड़ के लिए पूरा divorce- डिजास्टर। यस, हाँ, कुछ भी हो, मार कैसे सकता है, ये प्रश्न आता है। हम्म, तो इस पे आप थोड़ा समझाइए। तो वो वही है जो प्रश्न पूछा गया, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इसीलिए माता को क्या बोलते हैं, सबसे पहला गुरु बोलते हैं। सबसे पहले गुरु कौन है? माता है। और हम जैसे बोलते हैं घर की लक्ष्मी, तो बहुत सम्मान का है, ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं है, सम्मान की भावना नहीं है ना। तो अगर ऐसे घर में होता है ऐसे, तो कोई किसी पे चिल्ला दिया, किसी ने बोल दिया, तो ऐसा थोड़ी कि रिस्पेक्ट की भावना नहीं है। अभी पिताजी ने अपने पुत्र पर चिल्ला दिया, अपनी पुत्री पे चिल्ला दिया, तो पुत्र थोड़ी बोलेगा मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं है घर में, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। पुत्री बोलेगी मेरी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होती यहाँ पर, मैं तो घर से जा रही हूँ। रिस्पेक्ट डिमांड नहीं की जाती, है ना। तो रिस्पेक्ट ऐसा नहीं कि वो बार बार बताना पड़ता है कि मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ। वो आपस में एक दूसरे की सेवा करने से वो रिस्पेक्ट झलकता है, वो रिस्पेक्ट आएगा। तो ऐसे किसी पे थोड़ा, अभी कोई टीचर है, टीचर ने किसी स्टूडेंट पे चिल्ला दिया, स्टूडेंट बोलेगा मेरे कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा आपसे। ये सब मॉडर्न आइडियाज हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब मॉडर्न आइडिया। आपस में प्रेम है, आपस में रिस्पेक्ट है, लेकिन उसको बार बार जताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। वो क्रियाओं से पता चल जाता है। तो जब ऐसी समस्याएं होती हैं, हेल्थ क्राइसिस होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, मन से समस्या होती है, तो एक दूसरे की जब हेल्प करते हैं तो उससे रिस्पेक्ट पता चलता है। ऐसे नहीं कि हर चीज़ में रिस्पेक्ट बता, मतलब हम तो फिर तो ये वेस्टर्न कल्चर है ना, कि अगर पिता ने डांट दिया तो पुत्र फ़ोन लगा देगा पुलिस को कि मुझे डांट दिया, चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है मेरे ऊपर, ये तो चाइल्ड अब्यूज़ है, तो ले जाएं उसको। तो ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट है ना। यस, आप लोगों के कोई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है तो वो भी सोच के रखिए। हाँ, तो प्रश्न है कि ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि अरेंज मैरिज होना चाहिए, बट आज के समय में जाति को लेकर हाँ, कि हम जाति के अकॉर्डिंग विवाह करेंगे, हाँ, तो कौन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हाँ, आज के समय में कैसे पता चलेगा, और लोअर कास्ट, अपर कास्ट, कैसे हम मैरिज करेंगे, अरेंज मैरिज। हाँ, तो कम से कम यहाँ तक समझ में आया है कि अरेंज मैरिज को अगर हम पूरी पिक्चर देखेंगे तो अपने आप में सही है। तो पहले जो जाति को देखते थे, कास्ट को देखते थे, तो कास्ट के अनुसार गुण भी होते थे, है ना। कोई क्षत्रिय कास्ट है तो क्षत्रिय से गुण होंगे, वैश्य कास्ट है तो वैसे जैसे गुण होंगे, तो अपने आप ही वो मैचिंग हो जाता था, है ना। लेकिन कलयुग में क्या है, कलो शूद्र संभवा, कलयुग में क्या है, सब शूद्र हैं, है ना। तो इन जनरल कास्ट को देखा जाता है, लेकिन कास्ट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्वभाव, और स्वभाव कहाँ से मैच होता है, कुंडली से, है ना। तो अभी समाज में क्या है कि कास्ट है, लेकिन वो जो डिवोशनल एस्पेक्ट है वो चला गया,
या जो कर्तव्य एस्पेक्ट है वो चला गया। तो इसीलिए आजकल के समय थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कई परिवार ऐसे होते हैं जो पूरा कास्ट कॉन्शियस हैं, लेकिन अल्टीमेटली कास्ट किस लिए वो भूल जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा टफ तो है ये आजकल के, कहीं कास्ट का इतना कंसिडरेशन नहीं होता है, चल जाता है, कहीं कास्ट का इशू बहुत ज़्यादा होता है ना। तो अल्टीमेटली कास्ट मैटर करती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैटर नहीं करता है, लेकिन कास्ट के साथ में और चीज़ें मैटर करती है ना। तो कास्ट से एक ये भी होता है कि बैकग्राउंड सेम है ना, जो अपब्रिंगिंग है, जो क्या बोलते हैं अपब्रिंगिंग को क्या बोलेंगे, लालन पालन जो हुआ है वो एक तरीके से हुआ है, तो इसलिए ढलना आसान हो जाता है ना। लेकिन कलयुग में क्या करें, सब शूद्र हैं, तो कास्ट भी कंसिडरेशन है, कुंडली भी है, और फिर भक्त हैं तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण कंसिडरेशन है। लेकिन भक्त हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें बाकी चीज़ें नहीं देखना है, क्योंकि शुद्ध अवस्था पे नहीं है, तो हर चीज़ को देख के चलना है। ऐसे आप लोगों की कोई स्पेसिफिक प्रश्न? हाँ, तो जी जैसे कि अरेंज मैरिज हमने कर रही, तो उसमें हम हमने कैसे, कर दी, हाँ अगर हमने एक अरेंज मैरिज आप की है अभी अरेंज मैरिज करेंगे ऐसा लग रहा है। चलो कोई तो तैयार हुआ सुनने के बाद। तो उसमें हम कैसे ये संभावना लगा सकते हैं कि अगर हम जिनसे कभी मिले ही नहीं हाँ, तो उनमें प्रेम उत्पन्न हो जाए या प्रेम हो जाएगा, ये कैसे हम लगा सकते हैं संभावना कि उनमें प्रेम होगा? यस। तो इसके बारे में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं 6 अध्याय के 47वें श्लोक में, है ना। प्रभुपाद बताते हैं भजंती शब्द बताते हैं। भजंती मतलब प्रेम करना, और प्रेम मतलब सेवा करना, सर्विस। तो एक दूसरे की सेवा करने से वो प्रेम का आदान प्रदान होता है। जैसे भगवान के प्रति हमारा प्रेम है, लेकिन वो क्या ढक गया है, तो जब भगवान की हम व्यवहारिक रूप से सेवा करते हैं तो प्रेम वो उजागर होता है। तो इसी तरह से अगर सभी तरह के एलिमेंट्स को देखकर ऐसे अरेंज मैरिज हुआ है, और हम सेवा की भावना है, और एक दूसरे की सेवा करके हमें भगवत साक्षात्कार की तरफ ले जाना है, कृष्ण भावनामृत की तरफ ले जाना है, तो ऑटोमेटिकली वो प्रेम का आदान प्रदान होगा, प्रेम डेवलप होगा। और कृष्ण भावनामृत को छोड़कर, आध्यात्मिक चेतना को छोड़कर, और विवाह के पहले हम प्रेम विकसित करना चाहेंगे तो वो केवल शारीरिक आकर्षण पे होगा। जैसे मैं आपको और एक उदाहरण बताता हूँ। श्रील प्रभुपाद अपने बचपन से बताते हैं, जब वो बचपन में थे तो कलकत्ता में ऐसे गलियों में ऐसे जाते थे, तो प्रभुपाद वहाँ बताते हैं कि एक भिखारी था, उसका चेहरा जो था एक साइड का बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, एक्सीडेंट की वजह से वो अंधा हो गया था। तो वो रोज़ भीख मांगने आता था, और भिखारी एकदम साफ सुथरा, एकदम नीट एंड क्लीन, और उसकी जो पत्नी वो भी साथ में आती थी, है ना। तो प्रभुपाद ऐसे मनन करते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि जो पतिव्रता है ना, और जो प्रेम है, आदान प्रदान है, वो इतना स्ट्रांग है कि एक्सीडेंट होने के बाद भी, चेहरा पूरा बिगड़ जाने के बाद भी, या फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी खराब होने के बावजूद भी वो जो पत्नी है उनकी सेवा कर रही है ना। तो अगर शुरुआत से ये भावना है, एक दूसरे की सेवा है, ड्यूटी है, धर्म है, तो अपने आप ही वो कृष्णा कॉन्शियस सेंटर्ड प्रेम विकसित हो जाएगा, इस तरह से। यस, तो समय, हाँ ठीक है, हाँ एक दो प्रश्न। तो मतलब ये तो छोटा कमेंट है कि तो हम लोग कास्ट इग्नोर कर सकते हैं और कुंडली के बेसिस पे प्राइमरीली? हाँ, कास्ट तब इग्नोर कर सकते हैं, थोड़ा परिवार का भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि परिवार में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाए, और थोड़ा सा उसको अच्छी तरह से डील करना होगा। पेरेंट्स को भी समझा सकते हैं कि अल्टीमेटली कलो सूत्र संभवा, कलयुग में कास्ट इतना मैटर नहीं करता है, और विवाह का जो मुख्य उद्देश्य है विवाह संस्कार है, और किस लिए वो संस्कार किया जाता है। तो इस तरह से पेरेंट्स को समझाया जाए तो वो कास्ट को फिर इतना नहीं समझेंगे, मतलब इतना कंसीडर नहीं करेंगे, तो फिर किया जा सकता है। तो थोड़ा ये व्यवहारिक तरीके से उसको थोड़ा सेंसिटिवली डील करते हुए फिर उसमें हम जा सकते हैं ऐसा। तो समय से हम बद्ध हैं, इसलिए इसको यहाँ समाप्त करेंगे। और जिनके प्रश्न हैं तो उनके लिए हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, उनका नंबर अभी हम चैट में मेंशन कर देंगे। और ये 2 किताबें हैं, हाउ आई अचीव रियल सक्सेस
तो ये बहुत अच्छी किताब है, ये सब पढ़ सकते हैं, सभी के लिए है, चाहे माताएं हों या पुरुष हों। ये आज की नारी कल की संस्कृति, हिंदी इंग्लिश सब में है, तो वो पढ़ी जा सकती है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। ठीक है, तो आप लोग का भी धन्यवाद। तो आई थिंक आप लोग भी हाँ कन्विंस हुए होंगे और आप दूसरों को भी बता सकते हैं, दूसरों को भी समझा सकते हैं। हाँ, तो ये पूरा कंक्लूज़न ये आया कि विवाह संस्कार कई संस्कारों में से एक संस्कार है, जिसमें चेतना का शुद्धिकरण, धर्म पालन करना, कर्तव्य निष्ठा प्रमुख है। और जो घर में बड़े हैं, माता पिता हैं, जिनको अनुभव है, वो डिसीजन लें एस्ट्रोलॉजी के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, बैकग्राउंड के आधार पर, है ना। और वो जो भावना उनके अंदर है वो भी बच्चों में जाएगी। तो वो जो जीवन भर ऐसे आश्रम में रहते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, उसके बाद वानप्रस्थ भी है, भक्ति में सेवा अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये इसका कंक्लूजन। और ये कृष्ण भावनामृत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गृहस्थ भक्त हैं, अगर उनका गृहस्थ आश्रम अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, तो अगर हम इतने उन्नत नहीं हैं, जो ज़्यादातर उस स्थिति में पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, तो भक्ति भी हम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये हमने विषय चर्चा किया। जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु, बहुत अच्छा लगा ये डिस्कशन पे। मेरा सिर्फ एक आखिरी प्रश्न है जी, कि आपने एक ब्रह्मचारी होके गृहस्थ जीवन को गृहस्थों से भी अच्छे से समझाया, तो वो कैसे प्रभु? तो ये शिल प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, और जो शिल प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में दिया है, तात्पर्य में दिया है, तो उससे जैसे बहुत सारे वैदिक संस्कृति में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने पर्सनली उस चीज़ को नहीं किया है, लेकिन शास्त्रों से पढ़ा है, तो वो गाइडेंस दे सकते हैं। और फिर व्यवहारिक रूप से और उसके डिटेल में जाना है, तो जो गृहस्थ भक्त हैं, जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उनसे और व्यवहारिक रूप से चर्चा की जाए। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।